Chapter number 24. Evolution. ये हमने शुरू किया था। इस एवोल्यूशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। तो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। दो साइंटिस्ट थे, इसमें एक फिजिशियन था और दूसरा हमारे पास मैथमेटिशियन था। ये G.H. हार्डी, ये बेसिकली और जो विलियम वेनबर्ग था, तो बेसिकली फिजिशियन था, फिजिसिस्ट था। इन दोनों ने 1908 में हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को प्रेजेंट किया था। अब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है, इन दोनों ने कहा कि एक लार्ज इन अ लार्ज randomly breeding population इन दो ने कहा इन अ लार्ज रेंडमली ब्रीडिंग पॉपुलेशन, मतलब हमारे पास एक बड़ा पॉपुलेशन है जो कंटिन्यूसली ब्रीडिंग करके स्पीशीज बनाता है। उनके मुताबिक कि इफ नो मैकेनिज्म of evolution are acting on that population, तो उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन will not occur. अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, लेट्स सपोज एक पॉपुलेशन है
एक पॉपुलेशन है, केट का पॉपुलेशन ले लो, केट का। तो केट में आपने इवोल्यूशन को किस तरह स्टॉप करना है, इवोल्यूशन को, तो इवोल्यूशन को लाने वाले जितनी भी फैक्टर है उन फैक्टर को स्टॉप कर दो, उसी पॉपुलेशन को देना है। मतलब मैंने न्यू डार्विनिज्म में क्या चीज डिस्कस किया था, जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन ये इवोल्यूशन लाता है ना। अगर जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपने एक पॉपुलेशन में स्टॉप किया, इवोल्यूशन फिर नहीं होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से इवोल्यूशन आता है, कल मैंने बताया था। एक पॉपुलेशन में आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को स्टॉप करो, जेनेटिक ड्रिफ्ट को स्टॉप करो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को स्टॉप करो। मतलब न्यू डार्विनिज्म के जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए थे वो इवोल्यूशन लाने वाले पॉइंट्स थे। अगर एक पॉपुलेशन में आप वही इवोल्यूशन लाने वाले काजेस, इवोल्यूशन लाने वाले पॉइंट्स ये आप अप्लाई ना करो, फिर इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये है हमारे पास हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। इंतहाई सिंपल है, इंतहाई सिंपल है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब उसने प्रेजेंट किया था P प्लस Q इक्वल्स 1 रूल। P को उसने डोमिनेंट एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, Q को उसने रिसेसिव एलील से रिप्रेजेंट किया था। अगर इसको हम स्क्वायर करें, स्क्वायर का मतलब है वो सारे पॉइंट्स हम अप्लाई करें, मतलब इस तरह करें, इस तरह P प्लस Q इक्वल्स 1। तो अगर इसको हम स्क्वायर करें तो फिर क्या हो जाएगा, शाबाश, इससे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q होगा ना। तो ये P, अब हमारे पास ये जो P है ना, तो ये होमोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है, और ये हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है। ये हेट्रोजाइगस वो चेंजेस है। और ये वो रिकम्बिनेंट्स है। ये क्या है, शाबाश, वो रिकम्बिनेंट है, मतलब वो चेंजेस है जो इसमें हमारे पास आते हैं। क्लियर है, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश, इससे जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। किसी का कोई क्वेश्चन हो कर सकते हो, शाबाश। ताकि Assalamualaikum, sir. सलाम जी। Sir, the statement the mathematics sir pakkum relation raga the singer the mathematics was the मैथमेटिकल रिलेशन इसका ये है, मैथमेटिकल रिलेशन
कि अगर हमारे पास दो पेरेंट्स क्रॉस होते हैं, मेल पेरेंट P रिप्रेजेंट मेल पेरेंट, Q रिप्रेजेंट फीमेल पेरेंट, तो PQ पेरेंट है, इससे एक ऑफस्प्रिंग आएगा, एक ऑफस्प्रिंग। अगर लेट सपोज आपने इस ऑफस्प्रिंग को बिल्कुल मेल और फीमेल जो पेरेंट है इसमें से किसी एक की तरफ बनाना है, तो आपने क्रोमोसोम एंड जेनेटिकल म्यूटेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये वगैरह आपने स्टॉप करना होगा। अगर आपने स्टॉप नहीं किया तो जब P प्लस क्यू स्क्वेयर, P प्लस क्यू स्क्वेयर का मतलब ये है, P प्लस क्यू स्क्वेयर का मतलब ये है कि जब हम ये फैक्टर्स नहीं उठा सकते, मतलब जेनेटिक रिकम्बिनेशन हमने अप्लाई किया, क्रोमोसोम एंड जीन म्यूटेशन हमने अप्लाई किया, तो फिर हमारे पास पेरेंटल टाइप्स आएंगे P स्क्वेयर, क्या आएंगे शाबाश, Q स्क्वेयर आएगा, Q स्क्वेयर, और जी 2Q मतलब डिफरेंट आएगा, रिकम्बिनेंट आएगा। यानी सर जी ठीक है सर, समझ गए, ठीक है। हलीमा सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम सर। जी हलीमा सुल्तान, सर कल के लेक्चर से मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ लूँ जी अभी? सर जी कल के हलीमा, लेक्चर से क्वेश्चन है मेरा, मैं अभी पूछ लूँ? जी जी पूछो। सर ये दो टर्म है ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी, ये प्लीज एक्सप्लेन कर दें एक दफ़ा। अच्छा, अटोजिनी या अंटोजिनी का मतलब ये है, अंटोजिनी एम्ब्रियोनिक स्टेट, एम्ब्रियो में हालत कैसी है, और पाइलोजिनी का मतलब है पाइलोजिनी रिलेशनशिप। अगर आपने हॉर्सेस और डॉग्स में रिलेशनशिप को मालूम करना है उसको पाइलोजिनी कहते हैं, और अगर आप ये रिलेशनशिप मालूम करते हैं डॉग्स की एम्ब्रियो को स्टडी करके, हॉर्सेस के एम्ब्रियो को स्टडी करके, तो एम्ब्रियोनिक स्टडी को अंटोजिनी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक रिलेशनशिप। ओके सर, क्लियर? थैंक यू। यस सर, थैंक यू। अच्छा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, it involves two types of effects. इसमें दो किस्म की इफेक्ट शामिल है। इसमें दो तरह की इफेक्ट शामिल है। एक को हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, और एक को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज। कोई कैटास्ट्रोफ वगैरह आता है और पॉपुलेशन की साइज में कमी आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं शाबाश, बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट। और फाउंडर इफेक्ट किसे कहते हैं, लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। अब लेट सपोज ये एक पॉपुलेशन है, यहां देखो शाबाश, ये क्या है शाबाश, लेट सपोज ये एक पॉपुलेशन है,
इस पॉपुलेशन में मैंने डिफरेंट कलर्स, यहाँ देखो डिफरेंट कलर्स पे मैं डॉट डॉट्स लगा रहा हूँ। अब ये ब्लू पे मैंने लगा दिए हैं, और किस पे लगाए हैं शाबाश, और ये ऑरेंज पे मैंने लगाए हैं। और ये मैंने लगाए हैं ग्रीन पे लगाए हैं। तो ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन ये इस तरह बन जाता है। इस पॉपुलेशन में ये ब्लू तो मौजूद है, लेकिन वो ग्रीन और वो ऑरेंज ये खत्म हो गए हैं, ये वेरिएशन खत्म हो गए हैं। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये दो तरह के इफेक्ट इन्वॉल्व है, एक बॉटलनेक इफेक्ट है और दूसरा क्या है? फाउंडर इफेक्ट। शाबाश। इसके बाद स्पीशिएशन करेंगे। स्पीशिएशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज। और ये क्या है? फॉर्मेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, उसको हम क्या कहते हैं शाबाश? स्पीशिएशन। स्पीशिएशन की 3 अकसाम है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नेक्स्ट पेज पे मैं इसकी अकसाम को डिस्कस करूं। शाबाश। स्पीशिएशन की 3 अकसाम है। एक को हम कहते हैं सिंपेट्रिक स्पीशिएशन। दूसरे को हम एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। और तीसरे को पैरापैट्रिक अब इन तीनों में फर्क है। इसमें स्पीशीज most commonly differs from one another through polyploidy. एलोपैट्रिक स्पीशिएशन में न्यू स्पीशीज forms through geographical isolation.
कि वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उनके दरमियान जियोग्राफिकल बैरियर हो, समंदर वगैरह हो। और यहां पर क्या है, न्यू स्पीशीज forms through extreme change in habitat. ये एक्सट्रीमली रेयर केस है। बहुत ज्यादा स्पीशीज में ये रेयर केस है और हमारे पास प्लांट्स में ही ज्यादातर होता है। और ये मोर कॉमन फॉर्म, शाबाश लिखो शाबाश। और ये रेयर है। शाबाश जी। उबैदुर रहमान जी। उबैद सर अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर दा पोलिप्लाइडी लग हुआ है सर, दीवानी संग वेरिएशन की दे दो जना। पोलिप्लाइडी इसको कहते हैं कि लेट सपोज एक प्लांट में 7 क्रोमोसोम है और 7 से डायरेक्ट 14 बनता है, तो प्लांट या 21 बनता है। 21 तो ओरिजिनल प्लांट में ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम सिट में डबलिंग आ रहा है, 2n 3n 4n। तो इस किस्म की स्पीशिएशन अगर इस तरह होते हैं तो इसको सिंपेट्रिक स्पीशिएशन कहते हैं। इज इट क्लियर उबैद? यस सर। थैंक यू जी। सलाम जी। सर ये चेंज इन हैबिटेट की वजह से जरा बताएं कैसे होता है, और दूसरा ये कि चेंज इन हैबिटेट की वजह से किस तरह स्पीशिएशन होती है। अब लेट सपोज हैबिटेट में इस तरह चेंज आता है कि आपके घर में जो प्लांट है वो इस मौसम में सर्दी के साथ एडजस्ट है ना, और गर्मी के साथ भी एडजस्ट है। अचानक से हैबिटेट में चेंज आता है और कंटिन्यूअसली स्नोफॉल होता है ऑल ओवर द ईयर, ठीक है। मतलब हैबिटेट में अगर चेंज आता है तो फिर प्लांट उस हैबिटेट के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए नई स्पीशीज बनाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और सर ये एलोपेट्रिक स्पीशिएशन, तो इसमें भी तो हैबिटेट कॉमन तो नहीं होता, तो यहाँ पे भी तो हैबिटेट चेंज हो रहा है ना। क्यों नहीं? हैबिटेट जगह को नहीं कहते, हैबिटेट माहौल को कहते हैं। माहौल तो कॉमन है लेकिन दरमियान में जियोग्राफिकल बैरियर है, या कोई पहाड़ वगैरह है या समंदर वगैरह है, इस तरह कोई रास्ता नहीं है। अच्छा,
और सर ये जो शाह अब्दुल्ला ने क्वेश्चन किया था ना कि मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को हम कैसे रिलेट करते हैं इससे, तो वो जरा प्लीज काइंडली रिपीट करें। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो उस पे मालूम करो ना। मैंने वो मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्लेन किया है, उस पे मालूम करो ना, ठीक है। अगर कोई मुश्किल आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। इस टेस्ट में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ देखो इस टेस्ट में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको इस तरह दिया जाए, अगर आपको इस तरह दिया जाए कि डोमिनेंट एलील फॉर एग्जांपल 0.6 है, 0.6 इसकी परसेंटेज है, तो आपने किस तरह इसको, और क्यू भी ना दिया गया हो इस तरह, ठीक है, तो P प्लस क्यू इक्वल 1 है ना, आपको पता है। और आपको कहे कि मतलब हेट्रोजाइगस को मालूम करो, हेट्रोजाइगस को मालूम करो, तो आपने पहले हेट्रोजाइगस के लिए, हेट्रोजाइगस तो पी क्यू है, पी क्यू इसको आपने मालूम करना है। तो इसको आप किस तरह मालूम करोगे, पहले क्यू को मालूम करो, तो क्यू पी प्लस क्यू इक्वल्स 1 है। अब क्यू यहाँ रह जाएगा 1 से, ये 0.6 उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 0.4 हो जाएगा इस तरह। तब P प्लस क्यू में P प्लस क्यू इक्वल्स 1, तो इसका अब स्क्वायर ले लो, तो ये आपके पास आएगा कैपिटल P मतलब P स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ये क्यू या क्यू स्क्वायर, और इसके साथ 2PQ ये आएगा। अब ये हमारे पास 0.6 है, तो 0.6 का स्क्वायर ले लो, ये हमारे पास 0.4 है, इसका स्क्वायर ले लो 2, P हमारे पास 0.6 है और ये 0.4 है। आप इसको छोड़े, आपसे ये मांगा जा रहा है, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.6 और 0.4 को मल्टीप्लाई करें 2 तो 0.24, तो इस तरह ये 0.48 आए। सही सर। और लास्ट बुक में सर एक कंडीशन लिखा है ना कि जब आपके पास क्या कहते हैं, जब इक्वल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तब इसकी एब्सेंस में आपके पास ये फार्मूला फॉलो होगा। तो सर ये बात सही है कि गलत है? क्या चीज? बुक में लिखा है इन एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग कंडीशन ना, तो उन्होंने ये लिखा है कि जी जब इक्वल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे तो ये कंडीशन आपके पास यानी जब ये कंडीशन नहीं होगी तब आपके पास ये क्वेश्चन फॉलो होगी। तो इसमें मुझे सर समझ नहीं आ रही कि कैसे। नहीं, इस तरह तो नहीं है। मैंने आई थिंक आप नहीं थी जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, आपने लेट ज्वाइन किया है। नो सर, आपने तो 4-5 कंडीशंस बताई है ना, लेकिन इसमें बुक में ये कंडीशन है कि रैंडम पॉपुलेशन की एब्सेंस में कह रहे थे। रैंडम पॉपुलेशन नहीं, इवोल्यूशन लाने वाले जितनी भी काजेज है, जितनी भी फैक्टर है, जब वो एब्सेंट होंगे तो हम हार्डी-वीनबर्ग थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं।